देवियों और सज्जनों, लेफ्टिनेंट जनरल केटी परनायक परम वशिष्ठ सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, सेवानिवृत्त अरुणाचल प्रदेश के माननीय राज्यपाल हमारे बीच पधार चुके हैं। जल प्रवाह चंडतांडवं तनोतु न शिव शिव basum anaga aya boksum ja bolo akaga ebod mate de don basum anaga aya boksum ja bolo tesingne bu majin ka ja lela anaga aya boksum ja bolo duha to je
जय हिंद। जनरल ऑफिसर कमांडिंग 3 कोर जनरल पेंडारकर साहब, जनरल ऑफिसर कमांडिंग 56 डिवीज़न जनरल बख्शी साहब, श्री कार्डोनियो डिप्टी स्पीकर अरुणाचल प्रदेश, एयर कमांडर आर.डी. मुसाबी, हमारे राज्य सैनिक बोर्ड के डायरेक्टर डीसी साहब और एसपी साहब, लीका बाली, यहाँ प्रस्तुत भारतीय सेना की बड़े परिवार के सभी परिवारजन, वीर माताएं, वीर नारियां, वीर पुत्री और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यहाँ पर उपस्थित सभी स्कूल के बच्चे, एनसीसी के कैडेट्स, मीडिया के जन, आप सबको मैं अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूँ और यहाँ पर आने के लिए आपका अभिनंदन करता हूँ। मुझे आपके साथ बातचीत करने का मौका मिला। इससे पहले कि मैं और कुछ कहूँ, मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि आज का जो समय है वो अमृत काल का समय है। हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर साहब श्री मोदी जी, ये उनकी दूरदृष्टि है और उनका ये प्रण है कि भारत को 2047 तक एक प्रगतिशील देश बनाना है और इस कार्य के लिए उन्होंने बहुत सारी योजनाओं का प्रयोजन किया है जो पूर्वोत्तर के लिए खास करके लागू हैं और इसका लाभ पूर्वोत्तर के सभी राज्यों को मिल रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये एक ऐसा वक्त है जहाँ हम सबको मिलके इस दूरदृष्टि को हासिल करने के लिए पूरा सहयोग देना चाहिए। आज लीकाबाली के इस सैन्य स्टेशन में ये जो रैली हो रही है, इसका आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश के 13 जिलों और असम के 2 जिलों से लगभग 1500 लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। आप सभी वीर योद्धा हमारे देश के लिए साहस, त्याग और समर्पण की प्रतिमूर्ति है। आपने हमारी सीमाओं की रक्षा की है। कठिन परिस्थितियों में, कठिन इलाकों में आपने अपना योगदान दिया है। मुझे यकीन है कि जिस कार्य कुशलता से आपने सर्विस के दौरान नौकरी की, उसी लगन और उसी प्रोत्साहन के साथ आप आज भी अपने राज्य के लिए और अपने नागरिकों के लिए एक उदाहरणार्थ हैं। आप भूतपूर्व सैनिक रहते हुए भी जो योगदान दे रहे हैं, उसके लिए मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि पूर्वोत्तर में सभी राज्यों के अंदर भारतीय सेना का एक बहुत बड़ा योगदान है और हमने ये तय किया था कि जो ये प्रगति यहाँ पर हो रही है, चाहे वो वाइब्रेंट विलेज हो, चाहे जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, चाहे बाकी योजनाएं हो, उन सब में भारतीय सेना का योगदान सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अहम है। तो हम सबको इसके प्रति जागरूक होने की ज़रूरत है और हमें अपने पे गर्व करने की भी ज़रूरत है। राज्य में हमारी कोशिश हमेशा रहेगी कि पूर्व सैनिकों के लिए जो भी नियम, जो भी फैसिलिटी, योजनाएं लागू हैं, उनको हम हासिल करें ताकि उसका लाभ आप उठा सकें। यह रैली आपके कल्याण और योगदान का सम्मान करने के लिए आयोजित की गई है।
और मेरा मानना है कि आपकी सेवा सिर्फ सशस्त्र बलों तक ही सीमित नहीं है, आप हमारे समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो अपने अनुभव और देशभक्ति के साथ हमारे राष्ट्र निर्माण का एक स्तंभ है। राज्य और केंद्र सरकारें आपके कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं और हम आपकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए योजनाओं को बेहतर बनाने और नई पहल शुरू करने के लिए काम कर रहे हैं। मैं कुछ योजनाओं के बारे में बता सकता हूं। अरुणाचल प्रदेश में राज्य सैनिक बोर्ड का गठन हाल ही में हुआ है 21 जून 2021 में। मुझे इस बात का आश्चर्य है कि इतने सालों तक राज्य सैनिक बोर्ड था ही नहीं। असम में पहले से इसकी उपस्थिति है। इसके चलते हमने सरकार के साथ बातचीत की है और कुछ सुविधाएं जो पूर्व सैनिकों के लिए हमें लानी चाहिए उसका प्रयास जारी है। कि ये एक सर्विसमैन रैली जो है ये बहुत ज़रूरी कार्रवाई होती है, क्योंकि हमारे जो पूर्व सैनिक हैं वो राज्य में हर जगह फैले होते हैं और ज़रूरत होती है उनको सबको इकट्ठा करके उनसे बातचीत करने की और उनके पास जो भी दिक्कतें हैं उसको सॉल्व करने के लिए। इसलिए आपने देखा यहाँ सारे स्टॉल लगे हैं, चाहे वो ECHS के हो, चाहे उनकी रिकॉर्ड्स के हो, चाहे स्पर्श के हो। तो जो भी डॉक्यूमेंटेशन एक पूर्व सैनिक को ज़रूरी है वो यहाँ उपलब्ध है। मैं कहूँगा कि ये जो हमारी माननीय प्रधानमंत्री की जो योजना है सरकार आपके द्वार, ये बिल्कुल पूरी सरकार है आपके द्वार। यहाँ हर किस्म की सहूलियत है और उनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और ये हम समझते हैं कि ये हमारी जिम्मेवारी है। जो भी आज सर्विंग सोल्जर्स हैं, जो फॉर्मेशंस हैं, वो हम सिर्फ अपने पूर्व सैनिक की नहीं, हम यहाँ के लोगों की भी मदद करते हैं। और आपको ये जानना चाहिए कि जो दूर दराज के इलाके हैं जहाँ पर आर्मी डिप्लॉयड है बॉर्डर के ऊपर, तो उन गाँवों तक पहुँचना आम मुमकिन नहीं होता है। उसके लिए फ़ौज उनकी मदद करती है, उनके लिए कई सहूलियतें देती है, उनको खेल कूद के प्रावधान देती है, उनके लिए छोटे मोटे कोई टाउन हॉल बन रहा है, कोई खेल कूद की व्यवस्था करनी है, पानी की करनी है, उसमें भी मदद करती है। तो ये एक रवैया भारतीय सेना का हमेशा रहा है कि वो सबके साथ चलती है और उनका जो रोल है कि सरहदों की रक्षा करना और अपने सिटीजन्स की भी रक्षा करना, प्रोटेक्शन। चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, लद्दाख हो, सिक्किम हो, अरुणाचल हो, असम हो, हर जगह पे वो तैनात है। और मैं समझता हूँ कि ये एक जिम्मेदारी है जो फ़ौज खुद उठाती है, इनको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और जो माननीय प्रधानमंत्री का जो दूरदृष्टि है उनकी विकसित भारत की, उसके अंदर भारतीय सेना का एक बहुत बड़ा योगदान है। वो सब करते हैं जो दूसरे लोग नहीं कर पाते। तो अपने काम के अलहदा वो लोगों की बहुत सारी मदद करते हैं। स्कूलों में उनके छात्रों को बाहर भेजते हैं, उनकी सिखलाई करते हैं, भर्ती के लिए उनकी ट्रेनिंग देते हैं और उनको राहत पहुंचाते हैं। आपने देखा यहाँ भी हर किस्म के डॉक्टर हैं, हर किस्म की सुविधा है। अभी तो यहाँ दिख रहे हैं, लेकिन वो दूर दराज के इलाकों में हमेशा रहते हैं और किसी को मदद चाहिए तो हमेशा करते हैं। तो देश की सेवा के लिए जो भी तत्पर रहते हैं सैनिक हमारे, उनके चलते एक तो सुरक्षित रहती है सरहदें और उनके चलते लोग भी सुरक्षित रहते हैं। तो ये हमने एक टास्क है जो हमने अपनाया है। पूरे हिंदुस्तान में जहाँ भी फ़ौजें होंगी वहाँ उस सिविलियंस के साथ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन के साथ मेल मिलाप के करके अच्छा काम करती है। तो जो नेशन बिल्डिंग जिसे हम कहते हैं उसके अंदर बहुत बड़ा योगदान है और हम मोटिवेशन करते हैं युवाओं की ताकि वो भी सैन्य सेवा में आए और देश सेवा के लिए तत्पर हो। और इसमें ऐसा कोई पर्सनल फ़ायदा नहीं है किसी का, देश के लिए जो भी करना चाहिए वो करते हैं।
ऐसा है कि ECHS जगह जगह पे बन गए हैं, लेकिन हर ECHS में सारे स्पेशलिस्ट आपको नहीं मिलेंगे क्योंकि इन स्पेशलिस्ट की कमी है। आप ECHS की बात कर रहे हैं, मैं हॉस्पिटल्स की बात कर रहा हूँ। असम में भी, अरुणाचल में भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर सारे आपको स्पेशलिस्ट नहीं मिलेंगे क्योंकि उनका अभाव है, कमी है। वो बड़े हॉस्पिटल्स में देते हैं। तो ECHS क्या करता है, उनको रेफरेंस देता है हॉस्पिटल में जाके वहाँ पर ट्रीटमेंट कराने की। और हमारा देश बड़ा है, फैला हुआ है। ECHS भी जो है, असम कितना बड़ा प्रदेश है, अरुणाचल थोड़ा बड़ा है उससे, तो हर ECHS में हर स्पेशलिस्ट रहे ये मुमकिन नहीं है, लेकिन उनकी ज़रूरतों के मुताबिक स्पेशलिस्ट वहाँ रहते हैं। हफ्ता में एक दिन होने से भी सर अगर वो लोकली आप अगर बताएंगे, जो राज्य सैनिक और ज़िला सैनिक प्रशासन के लोग हैं, उनको कहने से व्यवस्था हो सकती है। एक दिन हो सकता है कि एक दिन के लिए आए, वो सब केसेस उनको देख के जाए वहाँ। लेकिन शॉर्टेजेस हैं और कोशिश हो रही है कि जो हमारे मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें इनकी वैकेंसीज़ बढ़ाई जाए। मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ कि स्टेट गवर्नमेंट उनके साथ एक समझौता करे, क्योंकि अगर उनका एजुकेशन फ्री है तो 2 साल या 3 साल का बॉन्ड होना चाहिए कि वो प्रदेश में ही रह के जो है सेवा करेंगे, उसके बाद ही बाहर जाएंगे। नहीं तो जैसे ही डॉक्टर बनते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं, यहाँ से बाहर निकल जाते हैं।